नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका खुशी वॉइस चैनल पर। अक्सर हम लोगों को उनकी सादगी देखकर उन्हें कमजोर या गरीब समझ लेते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी असलियत हमारे सबको बुलाया है, आपको भी चलना है। सुमित ने खुश होते हुए अपनी माँ रुक्मणी जी से कहा, तो रुक्मणी जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे इस गंवार के घर कौन जाएगा? हमसे एक गवार नहीं झेली जाती तो भला इसका पूरा खानदान कैसे झेलेंगे? मैं तो नहीं जाऊंगी। माँ को गुस्से में देखकर सुमित उनके पास बैठते हुए बोला, माँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार चलकर तो देखिए। सुमित, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। बस अब और बहस नहीं चाहिए मुझे। मैं पार्लर जा रही हूँ। अपनी पत्नी से कह देना कि अपने ससुर जी को खाना दे दे। रुक्मणी जी ने अपने कटे हुए बालों में कंघा घुमाते हुए कहा। तो सुमित बोला, माँ उसका नाम भी है, आप उसे नाम से भी तो बुला सकती हो। हाँ, तेरे लिए होगा उसका नाम, मुझे तो वो देखने में नौकरानी सी लगती है। अरे उससे अच्छी सज धज कर तो हमारी काम वाली बाई आती हैं। रुक्मणी जी ने बेरुखी से कहा और अपना पर्स उठाकर पार्लर में जाने के लिए घर से बाहर निकल गई। तो इधर पर्दे के पीछे खड़ी उनकी बहू पवित्रा ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। वो लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में चली गई। इधर सुमित भी उदास होकर बैठ गया। वो किस मुंह से जाकर कहता कि उसकी माँ उसके लिए इतनी घटिया शब्द बोल सकती है। आज उसे वो 6 महीने पहले वाले पल याद आने लगे, जब वो पवित्रा के गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए गया था। वहां गांव में उसे एक कमरा रहने के लिए चाहिए था, इसलिए इधर उधर घूमकर कमरा तलाश कर रहा था। तभी गांव के एक मजदूर ने उसे राजवंत सिंह के घर का पता बताया, जिनके घर में एक हिस्सा खाली पड़ा था। तो सुमित पता करके राजवंत सिंह के घर जा पहुंचा और बाहर बनी बैठक में बैठ गया। किसी ने अंदर जाकर राजवंत सिंह को खबर कर दी। तो कुछ ही देर बाद राजवंत सिंह वहां आ पहुंचे। गांव के अच्छे रसूख वाले व्यक्ति थे वो। सारा गांव उनका सम्मान करता था। उन्होंने सुमित के पास बैठते हुए कहा, बताइए इंजीनियर साहब, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? तो सुमित ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई सेवा नहीं, मुझे तो बस 3 महीने के लिए एक कमरा चाहिए था, क्योंकि हमारा 3 महीने का प्रोजेक्ट है। तो राजवंत सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया और सुमित को अंदर ले जाकर उसे कमरा दिखाते हुए कहा, खाने पीने की चिंता मत कीजिए, सब इधर ही मिल जाएगा, हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। तो सुमित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद राजवंत सिंह वहां से चले गए। तो सुमित ने दरवाजे से खड़े होकर पूरे घर पर नजर डाली, जो चारों ओर कमरे बने हुए थे। आगे बड़ा सा बरामदा था। तभी उसकी नजर आंगन में लगे नीम के पेड़ पर गई, जिस पर झूला लगा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगा, ये किस लिए लगा होगा, यहाँ तो कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। सोचते हुए वो कमरे में आया और कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोने के लिए बाहर आ गया। तभी राजवंत सिंह ने कहा, अरे इंजीनियर साहब, कुछ भी चाहिए तो आवाज दे दीजिएगा। तो सुमित ने हाँ में सिर हिलाया और हाथ मुंह धोकर वापस कमरे में आ गया। तभी पीछे से कोई आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक पीले दुपट्टे वाली लड़की उसके लिए चाय लेकर आ रही थी। उसने शर्माते हुए सुमित को चाय दी और मुस्कुराकर वापस चली गई। तो सुमित उसके बारे में सोचते हुए चाय पीने लगा। चाय पीकर उसने कप रखा ही था कि तभी उसकी माँ रुक्मणी जी का फोन आ गया। हाँ माँ बोलो, सुमित ने कहा। तो उधर से उसकी माँ रुक्मणी जी की आवाज आई, अरे बोलो क्या, तुझे तो माँ की याद ही नहीं आती है। अरे नहीं माँ, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, सुमित ने कहा। तो रुक्मणी जी बोली, अरे हाँ, उस टाइम तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर में बैठी थी, फेस पर फेशियल हो रहा था, तो बात कैसे करती? ये सुनकर
सुमित हंसते हुए बोला, मेरी फैशनेबल माँ, अब बहू लाने के दिन आ गए हैं और तुम खुद ही पार्लर के चक्कर काटती हो। तो रुक्मणी जी बोली, हाँ तो बहू आने के बाद सास क्या पार्लर नहीं जाती? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी ही तरफ फैशनेबल बहू लेकर आऊंगी। तो सुमित ने झट से हंसकर कहा, माँ, मुझे तो सिंपल सी लड़की चाहिए। तभी दरवाजे पर खड़े राजवंत सिंह की आवाज आई, अच्छा इंजीनियर साहब, इंजीनियर होने के बाद भी सिंपल लड़की को पसंद करते हो? तो ये सुनकर सुमित ने बाद में बात करता हूँ माँ कहकर फोन काट दिया और मुस्कुराने लगा। तभी राजवंत सिंह ने हंसकर अंदर आते हुए कहा, सॉरी इंजीनियर साहब, वो खाना बन गया था ना, तो इसलिए बुलाने चले आए। आज आपके लिए स्पेशल खाना बनवाया है हमने। तो सुमित हंसते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। अंदर जाकर राजवंत सिंह ने उसे खाने की टेबल पर बिठाया तो अंदर की ठाट बाट देखकर सुमित हैरान रह गया, क्योंकि वो घर गांव का लग नहीं रहा था। आलीशान बंगला और शानदार पर्दों की सजावट देखकर वो हैरान था। ऊपर से डाइनिंग टेबल, गांव में तो लोग नीचे बैठकर खाना खाते हैं। यही बात सुमित के मुंह से निकल गई। उसने कहा, गांव में भी कितना कुछ बदल गया है। अब नीचे चूल्हे के पास बैठकर कोई खाना ही नहीं खाता। कितना सुकून होता था उस खाने में तो। राजवंत सिंह ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ इंजीनियर साहब, हम भी वही बैठकर खाते थे, पर हमें लगा कि आप वहाँ कहाँ बैठ पाएंगे, इसीलिए खाना यहाँ मेज पर ले आए। सच कहें तो हमको भी ये अंग्रेजी चाल चलन पसंद नहीं, लेकिन आजकल दिखावे की दुनिया है ना, बस उसी के लिए इस मेज को रखा है। चलिए, अगर आपको भी नीचे बैठकर खाना पसंद है तो हम वहीं चलते हैं। कहते हुए राजवंत सिंह सुमित को लेकर किचन में चले गए, जहां आज गैस छोड़कर चूल्हे पर खाना बन रहा था। नीचे बैठने के लिए चटाई बिछी थी, तो सुमित खुशी से वहां बैठ गया। चूल्हे पर जो खाना बना रही थी उसकी ओर इशारा करते हुए राजवंत सिंह ने कहा, ये हमारी धर्म पत्नी है। तभी एक लड़की आई और उसने दोनों को थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। वही पीले सूट वाली लड़की। सुमित उसे देखता ही रह गया। वो भी नजर चुराकर सुमित को देख रही थी। तभी राजवंत सिंह ने कहा, ये हमारी बहन है पवित्रा। ये बीकॉम सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं, कंप्यूटर भी जानती हैं और बहुत गुणी और समझदार हैं। मेरी बहन, ये कहकर वो सुमित की तरफ देखने लगा तो सुमित हल्के से मुस्कुरा दिया और खाना खाने लगा। अगले दिन सुमित प्रोजेक्ट करके वापस घर आया तो राजवंत सिंह पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसने चाय का कप देते हुए कहा, इंजीनियर साहब, क्या आप मेरी बहन से शादी करना चाहेंगे? अगर आपको पसंद हो तो। ये सुनकर सुमित के चेहरे पर एक अलग ही खुशी तैर गई। वो तो पहले से ही ये बात कहना चाह रहा था, पर कहने से डर रहा था। अब सामने से खुद ब खुद वही खुशी चलकर आ रही थी, तो उसने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। लेकिन तभी राजवंत सिंह ने सुमित से उसके माता पिता को बुलाने के लिए कहा, तो सुमित ने हामी भर दी। पर वो जानता था कि उसकी माँ को पवित्रा जैसी साधारण गांव की लड़की पसंद नहीं आएगी। लेकिन राजवंत सिंह को जवाब देना था, तो उसने एक दिन घर में फोन करके सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रुक्मणी जी तो भड़क उठी और पवित्रा को अपनाने के लिए साफ इनकार कर दिया। तभी सुमित के पिता बजरंग जी ने कहा, अरे रुक्मणी, एक बार देखने में क्या हर्ज है? आखिर अपने सुमित की पसंद है तो अच्छी होगी ना। अरे काहे को अच्छी होगी, गांव की गंवार, पता नहीं पढ़ी लिखी होगी या नहीं। मुझे तो शहर की और मॉडर्न लड़की चाहिए। इतना कहकर रुक्मणी जी ने गुस्से में फोन काट दिया और इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। तो बजरंग जी रुक्मणी जी के खिलाफ होकर सुमित के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजवंत सिंह से बात की तो पता चला कि पवित्रा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और भाभी के ही हाथों पली बड़ी पवित्रा उन्हीं के दिए संस्कारों से परिपूर्ण है। पवित्रा के कारण ही राजवंत सिंह ने अभी तक अपनी कोई संतान नहीं की। उसने कसम खाई थी
कि पहले बहन की जिम्मेदारी पूरी करके ही अपनी संतान के बारे में सोचेगा। वैसे तो उसकी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी। अपनी बहन के प्रति राजवंत सिंह का इतना प्यार देखकर बजरंग जी बड़े ही प्रभावित हुए। राजवंत सिंह ने सुमित की माँ के बारे में पूछा कि वह क्यों नहीं आई, तो बजरंग जी ने कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है और इलाज कराने के लिए अमेरिका गई हैं, इसलिए ज्यादा जोर जोर से विवाह नहीं कर पाएंगे। राजवंत सिंह को जरा भी शक नहीं हुआ और वो मान गए। 3 महीने बाद की तारीख तय हो गई और बजरंग जी घर लौट आए। 3 महीने बाद सुमित का प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया और पवित्रा के साथ शादी भी संपन्न हो गई। सुमित ने दहेज के रूप में कुछ भी लेने से मना कर दिया था, मगर पवित्रा के भाई राजवंत सिंह नहीं माने और उन्होंने पवित्रा को जेवर और सामान से भरपूर खूब धूमधाम से विदा किया। अब सुमित का डर ये था कि पवित्रा के घर पहुंचते ही माँ न जाने अपने क्या रंग दिखाएगी, लेकिन उसने अपने पिताजी को सब संभालने को बोल दिया था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ खास तैयारी नहीं थी, पर पवित्रा ये जानती थी कि उसकी सास तो अमेरिका में है, इसलिए तैयारी कौन करता। ये सोचकर वो चुपचाप घर के अंदर आ गई, लेकिन रुक्मणी जी गुस्से में बाहर ही नहीं आई और कमरा बंद करके बैठी रही। तभी कुछ देर बाद सुमित ने पवित्रा के पास बैठते हुए कहा, पवित्रा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो पवित्रा हैरानी से सुमित की ओर देखते हुए बोली, जी कहिए ना, आप इतना सोच क्यों रहे हैं। तो सुमित ने अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहा, पवित्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरी माँ कोई बीमार नहीं हुई थी, वो यहीं पे है, लेकिन वो हमारी शादी नहीं होने देती और मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए थी, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने ये झूठ बोला था। लेकिन हाँ, पापा मेरे साथ थे। तो पवित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी जी को भी हम मना लेंगे। नहीं पवित्रा, इतना आसान नहीं है। मेरी माँ नए जमाने की मॉडर्न सास है, अभी तुम मिली नहीं हो ना। खैर, वो नहीं भी माने तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर सुमित बाहर चला गया, पर एक ही घर में रहकर भी 2 दिन तक पवित्रा और उसकी सास रुक्मणी जी का आमना सामना नहीं हुआ। तो हार कर सुमित तीसरे दिन दोपहर में अपने पापा के साथ पवित्रा को अपनी माँ रुक्मणी जी के पास ले गया। बजरंग जी ने रुक्मणी जी को पहले समझा दिया था कि बहू पर नाराज मत होना, अब तो वो इस घर की बहू है। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मत करना, मगर कुछ बोलना भी नहीं। रुक्मणी जी के कमरे में जाते ही पवित्रा उन्हें देखकर थोड़ा सा डर गई। इतनी मॉडर्न सास देखकर अब उसके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि सैलून से कटे खुले बाल, चेहरे पर मेकअप और मॉडर्न स्लीवलेस कपड़े देखकर पवित्रा को खुद में ही अजीब लगने लगा। वो तो खुद साड़ी में घूंघट डाल कर आई थी। तभी सुमित ने इशारा किया पैर छूने का, तो उसने झुककर पैर छू लिए, लेकिन रुक्मणी जी ने पैर दूसरी तरफ खिसकाकर तंज भरे स्वर में कहा, बस बस, ये सब नाटक की जरूरत नहीं है। तुम गांव की लड़कियां ये सब करके शहर के लड़कों को पटा लेती हो। इसको तो पटा लिया तूने, मगर मैं नहीं पटने वाली, समझी तुम। रुक्मणी जी गुस्से में बोलते जा रही थी। तभी बजरंग जी ने आंखें दिखाई, तब कहीं जाकर वो चुप हुई, मगर इतने शब्दों से ही वो बहुत कुछ कह चुकी थी। तभी सुमित पवित्रा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले गया और बोला, अब से माँ तुम्हारे सामने दिखाई भी दे तो भी तुम उनके पैर नहीं छुओगी। इन्हें संस्कारों की कद्र नहीं है ना, तो छोड़ो, तुम भी पड़े रहने दो उन्हें उनके फैशनेबल लाइफ में। सुमित का गुस्सा देखकर पवित्रा भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में चली गई। अब रोज पवित्रा घर संभालती और घर के सारे काम सीधे तरीके से करती। बजरंग जी तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थे। अब धीरे धीरे रुक्मणी जी का पवित्रा के साथ आमना सामना तो होने लगा था, लेकिन रुक्मणी जी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी।
वो पवित्रा के खाने में हमेशा नुक्स निकालती रहती और कहती, ये कैसा खाना बनाया है, कितना तेल है इसमें, कितने मसाले डालती हैं ये तो हमें बीमार करके छोड़ेगी। रुक्मणी, तुम खामखा बहू में कमी निकालती हो, बल्कि तुमने आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया। शुक्र करो इस घर में ऐसी बहू आई है, तुम्हारे भाग्य खुल गए। लेकिन तुम्हें कहाँ कद्र होगी इस बात की। बजरंग जी ने उसे समझाते हुए कहा तो रुक्मणी जी मुंह बनाते हुए बोली, मैं इसकी तरह गांव में नहीं बल्कि हाई सोसाइटी में रहने वाले परिवार से आई हूँ, जहाँ चाय नहीं महंगी कॉफी पी जाती है। इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अपने मायके का घमंड दिखाने वाली बात बात पर अपने रईस मायके की धोस दिखाने वाली रुक्मणी जी आए दिन पवित्रा को नीचा दिखाती रहती थी। बजरंग जी भी खामोश रहते, पर पवित्रा को बस मुस्कुराकर इशारा कर देते तो पवित्रा भी मुस्कुराकर रह जाती। उसे लगता था कि आखिर पति और ससुर जी तो उसके साथ है ही। एक दिन सुमित ने कहा, बस एक बटन ही तो दबाना है। पवित्रा को कुछ पता ही नहीं था, तो सुमित से पूछकर गीजर का बटन ऑन करने चली गई। ये बात बाहर खड़ी रुक्मणी जी ने भी सुन ली थी। सुमित के बाहर जाते ही वो सीधा पवित्रा के पास आकर बोली, तेरी औकात ही कहाँ थी गीजर के पानी में नहाने की। गांव की गंवार, तुझे गीजर का नहीं पता, दुनिया का कहाँ से पहुंच गई। अरे खूबसूरत होने से ही सब कुछ नहीं होता, दिमाग भी चाहिए होता है, और वो एक गंवार में कहाँ से आएगा। ये सुनकर पवित्रा तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी पीछे से सुमित ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा, माँ, आप पवित्रा को बख्श दीजिए। अगर वो सीधी सादी लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कुछ भी सुनाती रहेंगी। उसे ताने सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हो। बेटे के मुंह से ये सुनकर रुक्मणी जी पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और बड़बड़ाते हुए अपने पति से कहने लगी, ये आपका बेटा तो है ना, जोरू का गुलाम हो गया है। ये गांव की सीधी सादी लड़की नहीं, कोई जादूगरनी है, जो मेरे हाथों का पला बड़ा मेरा बेटा कुछ दिनों में ही इसके पीछे पीछे घूमने लगा है। मेरी एक बात भी नहीं सुनता। तो बजरंग जी ने कहा, रुक्मणी, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक इंसान का अच्छा और साफ मन ही सबको अपनी ओर खींच लेता है। कमी क्या है उसमें जो तुम उसे कभी बिना सुनाए जाने नहीं देती हो। अरे अभी वक्त है, कह रहा हूँ, अपना लो बहू को, वरना बाद में बहुत पछताओगी जब बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। ये सुनकर रुक्मणी जी ने रोते हुए कहा, आप भी मुझे कहने लगे? अरे मेरे भी कुछ अरमान थे जो आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर सब कुचल दिया है। कितनी हाई फाई शादी करना चाहती थी मैं अपने बेटे की, और आपने क्या किया, उस गवार को लाकर बिठा दिया मेरे घर में। बड़बड़ाते हुए रुक्मणी जी बाहर चली गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। पवित्रा और सुमित्रा की शादी को 1 साल हो गए थे, पर रुक्मणी जी अभी भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती। अब भी जब उनके बेटे सुमित ने पवित्रा के मायके जाने की बात की तो वो तुरंत भड़क उठी। उसने बहू के मायके जाने से साफ इनकार कर दिया। तो बजरंग जी ने कहा, अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, वो तुम्हारी समधियाना है। नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे समधी, वरना आजकल तो सब अपनी बेटी दामाद को बुलाते हैं, उसके सास ससुर को कोई नहीं पूछता। और वो तो पवित्रा का भाई है, तो वो तो तुम्हारे बेटे के बराबर है। तभी रुक्मणी जी ने गुस्से से कहा, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे उस गांव में कदम भी नहीं रखना। ना जाने किस झुग्गी झोपड़ी से आई है, इस गंवार के घर जाकर मैं अपना स्टेटस खराब नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुमित ने जोर से चिल्लाकर कहा, ठीक है माँ, मत जाइए। लेकिन अगर ने उसे समझाते हुए कहा, रुक्मणी, एक बार चलकर तो देखो। अरे अपने बेटे के लिए ही चलो, अगर अब तुम नहीं गई तो हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा, और क्या तुम्हें यह मंजूर होगा? तो रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जैसे ही सुमित ने कमरे से बाहर सामान निकाल कर रखना शुरू किया
तो रुक्मणी जी से ये सब देखा ना गया और वो रोते हुए सुमित से बोली, सुमित, मैं चलने को तैयार हूँ। ये सुन पवित्रा मुस्कुरा उठी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि रुक्मणी जी ये सब सिर्फ अपने बेटे सुमित के लिए कर रही हैं। अगले दिन सब जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तब भी रुक्मणी जी तंज कसने से बाज नहीं आई। पता नहीं वहां कैसे रह पाऊंगी, वहां तो टॉयलेट भी नहीं होगा और ऐसी भी नहीं होगी। तभी सुमित ने कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी जानती नहीं हो ना पवित्रा के घर को। वो इतना ही बोल पाया कि रुक्मणी जी बीच में ही बोल पड़ी, अरे मुझे जानना भी नहीं है, मैं बस तेरे कारण जा रही हूँ, वरना गांव में जाना मेरी शान के खिलाफ है, क्योंकि गांव में ना तो ढंग से लाइट आती है और ना ही कोई व्यवस्था होती है। पूरे रास्ते भर रुक्मणी जी पवित्रा को ऐसे ही ताने सुनाते गई, पर पवित्रा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी सास से कुछ भी कहना आग में कूदने के बराबर है। खैर, अगले दिन पवित्रा अपने पूरे परिवार के साथ बधाई लेकर जैसे ही अपने मायके पहुंची, तो घर के बाहर ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि पवित्रा बिटिया आ गई है, क्योंकि वैसे भी वो शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। रुक्मणी जी हैरानी से खड़ी ये सब देखते रह गई। उसने तो इन सब की कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी पवित्रा के भाई राजवंत सिंह ने आगे बढ़कर रुक्मणी जी के पैर छूते हुए कहा, धन्यवाद माता जी, जो आप हमारे घर आई। आज ऐसे भव्य स्वागत को देखकर रुक्मणी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो समझा था कि उसकी बहू का मायका किसी छोटे से गांव की छोटी सी झुग्गी में होगा और किसी झोपड़ी में रहते होंगे, मगर इसका घर तो हवेली से कम नहीं। उसने तो बहू को गरीब समझा था, मगर ये तो गांव की राजकुमारी निकली। ये सोचकर ही आज रुक्मणी जी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पूरा गांव पवित्रा को पलकों पर बिठा रहा था। चलिए माँ जी, मैं आपको अपने मायके का घर दिखा देती हूँ, पवित्रा ने उनके पास आकर कहा, तो रुक्मणी जी स्तब्ध सी उसके पीछे पीछे चल दी। अंदर जाकर देखा तो हर कमरे की छत में बढ़िया महंगे झूमर टंगे थे। इतना शानदार घर देख करके रुक्मणी जी के होश उड़ गए। वो सोचने लगी कि उनका घर तो इसका आधा भी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा फ्लैट ही तो है। शहरों में तो ऐसा घर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए अब प्यार से दे रहे हैं, तो रख लीजिए। अब रुक्मणी जी को पवित्रा की तरफ देखने में भी शर्मिंदगी हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि पवित्रा ने कभी उन्हें पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। आज रुक्मणी जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जिससे गरीब होने के इतने ताने दिए, हम तो इसके आधे के बराबर भी नहीं हैं। इस लड़की का दिल कितना बड़ा है कि इसने कभी कुछ नहीं कहा और हमेशा मेरा सम्मान करती रही। कभी इसने अपने मायके का घमंड नहीं दिखाया, लेकिन मैं तो बात बात पर इसको अपने स्टेटस की धौंस दिखाती रही। अपनी बहू के मायके को देखकर आज रुक्मणी जी को अपना मायका भी फीका लग रहा था, जिनके हाई स्टेटस की वो बातें किया करती थी और पवित्रा को सुनाती रहती थी। अब रुक्मणी जी को बार बार वही बातें याद आ रही थी। वो कितनी भी कोशिश करती, मगर इतनी अच्छी बहू सुमित के लिए कभी नहीं ला पाती। इस बात का आज उन्हें एहसास हो गया था। अब बस वो यही सोच रही थी कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो पवित्रा से अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगे। रुक्मणी जी का बदला स्वरूप देखकर पवित्रा भी खुश थी। इधर सुमित को भी अपनी माँ से इतनी शांति की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो भी उन्हें शांत देखकर हैरान था। अगले दिन घर वापसी थी, तो राजवंत सिंह ने विदाई के समय फिर से अपनी बहन और ससुराल वालों को उपहार से लाद दिया। मायके से विदा होकर पवित्रा सास ससुर के साथ ससुराल आ गई और घर पहुंचते ही वो तो अपने काम में लग गई, लेकिन रुक्मणी जी कुछ बदली बदली और खामोश थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी राजकुमारी जैसी बहू से किस मुंह से माफी मांगे, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके रुक्मणी जी ने उससे कह दिया,
बहू, तुम्हारे मायके में तो सब लोग इतने पैसे वाले हैं और हम उनके अंश मात्र भी नहीं हैं। मैं हमेशा तुम्हें नीचे दिखाती रही, लेकिन फिर भी तुमने कभी कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे सच्चाई बताई। तुमने ये कभी नहीं जताया कि तुम इतने अच्छे परिवार से हो। ये तुम्हारे संस्कार थे कि तुमने नहीं कहा, लेकिन मैं काफी शर्मिंदा हूँ। तुमको अपनी दबंगाई दिखा करके मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर दो बहू, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सुमित हैरानी से अपनी माँ को देखता रहा। तभी पवित्रा ने कहा, मम्मी जी, मैंने बचपन में ही माँ को खो दिया था। भाभी ने पाला और माँ का प्यार भी दिया, मगर यहाँ आकर आपको माँ कहा तो माँ की याद आ गई, इसीलिए कभी कुछ कह नहीं सकी। ये सोचकर कि अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो क्या मैं उन्हें कभी कुछ कहती? नहीं ना, इसीलिए नहीं कहा। आप तो माँ है मेरी, पूरा क्या मानना। ये सुनकर रुक्मणी जी ने कहा, पवित्रा, ये कहकर तुमने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन मैं तो माँ का जरा सा भी फर्ज अदा नहीं ऐसा ही सुलूक करती। ये तुमने बहुत गलत किया था। तभी पवित्रा ने अपने ससुर की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई बात नहीं पिताजी, सुमित ने भी तो उनके खिलाफ जाकर शादी की थी। एक माँ अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा करती है, अगर वही उसके खिलाफ जाएगा तो माँ भी उसके खिलाफ जाने के लिए मजबूर हो जाती है। मुझे आज माँ जी से कोई शिकायत नहीं है। अब हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बहू के मुंह से ये सुनकर बजरंग जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, देखा रुक्मणी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी बहू लाखों में एक है। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। तभी रुक्मणी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा जी, हमारी बहू तो लाखों में एक है। चाहकर भी मैं ऐसी बहू कभी नहीं ला सकती थी। कहते हुए रुक्मणी जी ने पवित्रा को गले लगा लिया। ये सब देखकर आज सुमित के चेहरे पर भी खुशी तेर गई। अब सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। तो दोस्तों, रुक्मणी जी को उस दिन समझ आया कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों और सादगी से होती है। बहू के मायके वालों की अमीरी ने उनका अहंकार तो तोड़ दिया, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया। अगर आपको आज की यह कहानी लाखों में एक बहू पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है।